अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। हाल क्यों पूछ रहे हैं, आपको पता ही है कि क्या हाल है। कराची वाले गर्मी से बहुत गर्मी है भाई। आज कोई हीट वेव मतलब बताया गया था कि आज जी बताया गया था, मैंने कल ही पढ़ लिया था और ये बता दिया गया था कि आज समुद्री हवाएं, मौसम, कुछ ऐसे फिनोमेना पैदा हुआ है मौसम में जिसकी वजह से समुद्री हवाएं रुक गई हैं। exactly. रुक गई हैं और इसकी वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर तो 40 तक जा सकता है, बट अदरवाइज भी 37-38 वाला मामला है। और बड़े दिन बाद एक्चुअली इतना हाई हुआ है टेम्परेचर। हम दरअसल यूज्ड टू से हो गए थे ना, हमारा बड़ा अच्छा मौसम चल रहा था कराची में और हम बड़े यूज्ड टू हो गए थे। और इनफैक्ट इफ आई मे से सो, सर्दियों के बाद वो उस तरह वो गर्मियां आई नहीं। सर्दियां भी अच्छी निकल गई और गर्मियां भी सर्दियां टाइप ही लग रहा था, बिकॉज आपको पता है कराची में तो काफ़ी गर्मी हो जाती होती है। I think it has started now. I'm sorry to report. बट अभी ये बताया गया है कि हवा के कम दबाव की वजह से समंदर में कहीं ये हवाएं रुक गई हैं और शाम तक ये सिलसिला बेहतर हो जाएगा और 2-4 दिन में सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी। वैसे भी कराची में आपको पता ही है और कितने मसाइल नहीं है, मतलब कुछ नहीं तो हमारी आबादी इतनी कम कर देते हैं मतलब कुछ नहीं तो पहले से भी मामला कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर सड़क पे जाएं तो गाड़ी चलाने की दरकिनार, गाड़ी चलाना तो दरकिनार, मोटरसाइकिल चलाने की जगह तक नहीं है। और जब भी सेंसस देखें पता लगता है कि पॉपुलेशन थोड़ी सी कमी होती जा रही है। ये बड़ी एक फिनोमेना है जिस पे मेरा ख्याल है एक रिसर्च होनी चाहिए। ये वाकई कैसे होता है वैसे, ये तरीका ये ढूंढना चाहिए, ये मामला, इस पे एक्चुअली एक कमीशन बनना चाहिए या फिर कोई, जिसको कहते हैं ना एक अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। मतलब क्यों? तो ये अजीब सी बात है। जब फिगर्स देख के पता चल जाता होगा कि देयर इज समथिंग ऑफ, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बट एनीवे, अच्छा जी, बहुत सी चीजें हो रही हैं। मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा क्योंकि हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा आपको जरा बता दूं, तसल्ली हो जाए। बाकी जो लोग निकले हुए हैं बाय द वे, वो ना भूलिए वो रमजान जिसमें हीट वेव की वजह से 1000 अफराद की जान चली गई थी कराची और गिरदोनवा में। सो अभी भी जब आप इस मौसम में भी बाहर निकल रहे हैं तो अपने सरों को ढांप के रखें, रुमाल, कोई गीला कपड़ा, कोई छतरी, कोई टोपी ज़रूर पहन लें और कोशिश करें कि बहुत ही चील दोपहरी या तेज धूप में बाहर ना निकलें, इज्तिनाब करें, साया तलाश करें। और साया तलाश आप तब करेंगे जब साया होगा, और होने के लिए आपका दरख्त लगाना और उगाना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड टू वन अनदर हैं। इसलिए लिटरली अगर हम रोना रोते हैं ना कि जी गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती हैं, तो उसमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं ओवर अ लॉट ऑफ इयर्स, बट एनीवे। अच्छा जी, बहुत सी चीजें और ताज़ा वैसे अभी मैं खबर देख रहा था, चीफ जस्टिस ने बुला लिया है सेक्रेटरी खजाना पंजाब को, बुला लिया है कि भाई पैसे वैसे क्यों नहीं दिए गए हैं अब तक आप लोगों को। और वो सारा मामला भी अब ऐसा लग रहा है कि टेकअप कर लिया गया है चूंकि डेडलाइन खत्म हो गई थी। तो होना ही था, 21 अरब रुपए जारी हुए नहीं थे, पार्लियामान की करारदाद भी आ चुकी है, लेकिन साथ साथ सियासी तनाजा हो, जंग, आखिरकार तो आपको पता है ये हल टेबल पर ही निकलता है, वरना लड़ते लड़ते क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिया है इस सिलसिले में, और किसको किया है अभी मुझे ये न्यूज आ रही है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, तो 2 जगह नोटिस जो है वो जा चुका है। नोटिस जारी किया है कि बताएं जरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई लड़ता रहे तो किसी की चोंच जाती है और किसी की दुम। अच्छा ठीक है, टोट पटोट वाला मामला आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। सो यही सूरत हाल है हमारे यहाँ। खुशाइंद बात यह है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में जारी सियासी डेडलॉक ऐसा लग रहा है हुमा कि खत्म हो सकता है। दोनों जानिब से बातें हो रही हैं इस किस्म की कुछ। अच्छा, आई एम स्केप्टिक एंड आई डोंट थिंक ऐसा होगा बट आप कह रहे हैं तो ऐसा हो ही रहा होगा। चले, बर्फ जो है वो पिघल थी, थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए अब्दुल्ला थोड़े से कन्विंस हो गए हैं कि जैसे कुछ हो रहे हैं। इमरान खान के लहजे में भी कुछ लहजों में नरमी जो है, मतलब हम तो इसी तरह इंडिकेटर्स ही देखते हैं ना, तो लिहाजा खान साहब का अगर लहजा देखे तो उसमें भी नरमी नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब वाज़े तौर पर मुज़ाकरात पर तैयार हैं और बिलाशुबा इसे किसी की कमजोरी समझने के बजाय बिल्कुल अगर बात हो जाए तो नथिंग लाइक इट। अब जरा ये देखें। मैं समझता हूं कि बातचीत ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा है, मैं ज़ाती तौर पे तो समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए, क्योंकि इख्तियार सारा उधर है। एस्टैब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठे और एक दूसरे को स्पेस दे के मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन देखें, इसकी एक बुनियाद है आपको इलेक्शन का राइट तस्लीम करना पड़ेगा।
अच्छा जी, हुकूमत पहले तो मुज़ाकरात की बातें करती रही, लेकिन फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लहजों की चूँकि हम असेसमेंट कर ही रहे हैं तो वो लगा कि थोड़ा सा सख्त होने लगा है। क्योंकि पहली तकरीर आपको याद है, हम कल चूँकि एनिवर्सरी मना रहे थे ना, इनके 1 साल पूरे होने पे हम क्या मना रहे थे, ये खुद मना रहे थे और हम रिपोर्ट कर रहे थे। वो जो हमने रिपोर्ट किया था कि पहली तकरीर वज़ीर आज़म की जो थी, उन्होंने कहा था कि एक अब डायलॉग की ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए। सो उन्होंने अपनी पहली ही तकरीर जो पार्लियामान में की थी उसमें कह दिया था कि जमहूरी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग ही होता है। लेकिन फिर साल गुजर गया और वो डायलॉग टाइप चीज के बीच में उस तरफ से आपको पता है कुछ होता रहा, ढिठाई दिखाई जा रही थी। अब यहाँ से बहुत रिजिडिटी आ गई थी। तो फिर अब वो लहजा भी सख्त जरा रिसेंटली लगना स्टार्ट हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान तकसीम ने सियासी बहरान के जो है दौरान गैर यकीनी हालात में मजीद इजाफा किया। लेकिन चलें छोड़ दें सब कुछ, चूंकि अगर हम कह ही रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है तो आ भी सकती है। और अब हुकूमती हलकों से भी बातचीत के लिए मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। सुने सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो है वो उनकी मुलाकात होना, उनका आपस में जो बेंचेस इस रोस्ट्रम इस दफ़ा रोस्ट्रम जो जारी हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि वहाँ पे भी जो एक इख्तलाफ था और वो इख्तलाफ ज़्यादा गहरा हो रहा था, शायद उसमें कमी आ रही है। और इसी तरह से डायलॉग की भी एक र्यूमर आप फ़ज़ाओं में सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुस्बत इशारे देती हैं। देखिए, मैं भी थोड़ा बहुत बाखबर नहीं हूं तो, लेकिन हमने भी सुन रखा है छोटे लेवल पे बात नहीं होनी चाहिए, है ना। शुरू नहीं, पहली मुलाकात खान साहब आए, वो एहसास करे जी मैं आपको मानता हूं, कोई बात नहीं, तलखियां जो होती हैं आइए गले लगते हैं, बैठते हैं, अच्छा बाकी हमारे लोग बातचीत शुरू करते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को इफ्तार डिनर की दावत दें तो वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, दावत हमेशा कबूल करनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ। पॉपुलर लीडर तो हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हैं इस मुल्क के, तो आप ज़रूर दावत दें और उनको भी चाहिए कि उसे कबूल करें। इमरान खान साहब को जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास, अगर ये वाकई कोई डायलॉग चाहते हैं। देखिए, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह को जो कह रहा था ना कि आए मिले गले लगे और फिर बातचीत होगी, प्लीज डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ फॉर दैट। कोई गले नहीं लग रहा है इधर, गले नहीं लग रहा, मुसाफा भी नहीं हो पाता था। आपको पता है यहाँ तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे असेंबली में, कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर से हमारे वजीर आजम उस वक्त के हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। मेरा ख्याल है कि बहुत दूर की कौड़ी लेकर आए, मतलब गले पड़े तो हैं ये सारे एक दूसरे, गले पड़ने वाली बातें हो सकती हैं, गले लगने वाली डाउट है। अच्छा लेके आएंगे। अच्छा जी, हमारे दोस्त हैं मुनीब फारूक हमारे साथ, कानूनदान है, सीनियर सहाफ़ी हैं। थैंक यू मुनीब। मुनीब, अब बाज़ लोग मुझसे रहे कि भाई ऐसा इशारों के नायों में कुछ पता लग रहा है कि शायद मुज़ाकरात की राह हमवार हो, कहीं कहीं से सिग्नलिंग शुरू हो गई है, जिसमें मुनीब अब्दुल्ला भी हैं जो कह रहे हैं लहजों में नरमी आ गई है। कुछ आपको इस किस्म के आसार नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, खुशफहमी की हद तक तो मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ कि हमें इतना खुशफहम होना चाहिए कि मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और गुफ्तगू भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम जिसे कहते हैं कि जरा थोड़ा सा बेयर बोन्स तक जाएं तो फिर तो मुझे कम से कम कोई इतनी हौसला अफजा एनवायरनमेंट नजर नहीं आती, ना ही हुकूमत की जानिब से और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्योंकि अब जो हमारी इस वक्त सियासी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो नजरियाती इख्तलाफ से मामला जो है वो कहीं आगे जा चुका है। यहाँ तो अब एक दूसरे को बेलिटल करने का, मिलाइन करने का और एक दूसरे की जिंदगियों में जाती तौर पर जाती मामलात के अंदर घुसने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि देयर इज नो टर्निंग बैक। और मुझे फ्रैंकली मुझे लगता यही है कि ये हालात मजीद कशीदा ही होंगे। ठीक है, हमारे कन्वेंशनली हमारे मुल्क में एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई एक सुपर रेफरी आएगा और वो सबको बिठा देगा, तो वो सुपर रेफरी की आमद जैसे हम आमतौर पर एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही इस मामले के अंदर। तो अगर वो नहीं होंगे तो खातिर जमा रखिए ये तमाम जितने भी मौजूद शख्सियात हैं ये बैठेंगी नहीं। जब बैठेंगी नहीं तो बहरान हल नहीं होगा, जब बहरान हल नहीं होगा तो फिर वही होगा जो आजकल हो रहा है। तो मुनीब को तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। सो चलिए, वैसे इस बात को ना वक्त पे छोड़ देना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं कह तो रहा था कि लहजे नरम हो गए हैं, लेकिन अंदर खाते मुझे भी पता है, विचों मैनू भी पता है कि ये नहीं होने वाला। मुनीब, लेट्स चेंज द टॉपिक। हमने कर लिए बात। अब आप मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, स्टेट बैंक को भी नोटिस जारी किया है, सेक्रेटरी खजाना को भी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी,
ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलबी करनी है। उनका हुक्म था, जब हुक्म की अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो बुलाएंगे, स्टेट बैंक को बुलाएंगे। स्टेट बैंक को बुलाना ठीक है, हुकूमत की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, हुकूमत की जो माली सेहत है या रियासत की माली सेहत है, उससे मुतालिक उनसे पूछा जाएगा कि आपके पास रिजर्व्स कितने हैं, आपने पेमेंट्स कितनी ड्यू है। मेरे इस तरह के मामला ही होंगे, डेट कितना इंक्रीज हुआ है और ये जो डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से आपके अंदर जो सूद की पेमेंट है वो कितनी बढ़ गई है, शायद इस तरह के सवाल होंगे। और कौमी खजाने के ऊपर कितना बोझ है, लोकल बैंकों का कितना कर्जा है, ये मेरे ख्याल में रेलेवेंट सवाल हैं जो शायद पूछे जाएंगे। अब जो सेक्रेटरी खजाना है उनसे इसलिए पूछा जाएगा कि आपको कहा था तो आपने तो मामला चला गया, उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल को भी कह दिया है कि अब चीफ जस्टिस के चेंबर में पेश हो सुबह 11 बजे 14 को। जी, अटॉर्नी जनरल तो जारी बात है, वो चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं रियासत के, तो उन्होंने तो पेश होना ही है। वो तो इन एनी केस विच इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट और विद फॉर द गवर्नमेंट, तो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस तो उसमें एंगेज होगा और वो मामलत के लिए वहाँ पर होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब से कहा जाएगा, ये पूछे वजारत खजाना, और वजारत खजाना भी बताएगी कि हमने कहा था तो आपने नहीं दिया। उसका जवाब तैयार है, वो ये करिए तो हमने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से देने थे। और सेक्शन आर्टिकल 81D ये कहता है कि अगर आपने ये करना है तो ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा और फिर फाइनेंस कमेटी में गया है, जुम्मे तक आएगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी बाकायदा तौर पर बकौल हुकूमत की, और अगर वो हो जाता है तो ठीक है। अब उसी के अंदर कुछ लोग जिनका ताल्लुक मैं समझता हूँ ये बैलेंस से है भी और नहीं भी, वो ये कहते हैं कि ये वैसे काम डिले करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो CCI के अंदर जो मामला चला जाता, क्योंकि ये किसी ने प्रेडिक्ट तो नहीं किए होते ना कि मुल्क के अंदर कोई कैटास्ट्रोफी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा या कोई हंगामी हालात हो जाएंगे या इलेक्शन चलाना पड़ जाएगा। तो ऐसे इमरजेंसीज के लिए या अनफोर्सीन इंसिडेंट्स के लिए पैसे तो आपको निकालने पड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। और कोई इलीगल काम के लिए तो नहीं निकाल लेना, कोई जुआ खेलने के लिए, सट्टा खेलने के लिए तो रियासत पैसे नहीं निकाल रही, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे निकालने हैं तो वो तो अरेंज हो सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। और कोई 21 अरब डॉलर भी नहीं है, 21 अरब रुपए है, एंड वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट फॉर गॉड सेक। तो अगर हम ये पैसे मैनेज नहीं कर सकते तो फिर हम दुनिया को भी क्या पैगाम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक सियासी एलिमेंट इन्वॉल्व है तो फिर वो भी सामने आएगा एलिमेंट एक्चुअली। आप ये मुझे बता दीजिए कि हुकूमत ने, आपको पता ही है ना, राना साहब और दीगर लोग तो कहते ही नजर आते हैं कि पार्लियामान ने करारदाद मंजूर कर ली और उनके मुताबिक, पार्लियामान के मुताबिक ये 4-3 का फैसला है, ये 3 लोगों का तो है नहीं। तो मतलब उधर से चीफ जस्टिस एक फैसला दे बैठे हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन की तारीख भी है, उसमें ये भी बता दिया था उन्होंने कब कब क्या क्या होगा, और वो तो 4-3 वाला मामला एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये क्या समझें फिर हम इसे? देखिए, ये जो 4-3-3-4 की बहस है, ये जो करारदाद के ऊपर रिलायंस है, ये अब्दुल्ला और हुमा, इट्स अ स्लिपरी स्लोप। वो मैं इसलिए स्लिपरी स्लोप कह रहा हूँ कि देखिए, आप करारदाद इस ऐवान के अंदर बेशक पूरी स्ट्रेंथ होती, 372 लोग भी बैठे हुए होते, ज्वाइंट सेशन करा लें, आप 500 लोगों को बिठा लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप ऐवान की करारदाद से रद्द नहीं कर सकते। ये इट हैज अ लीगल इम्पैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है और ऐवान की करारदाद उसे अंडू नहीं कर सकती अनलेस कि आप आइन में तरमीम करके कोई ऐसी प्रोविजन डाल दें जो कि आज के हालात में हो नहीं सकती। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, मैं बिल्कुल इस बात पे सवाल भी उठाता हूँ और मैं इसका बजीर एक तालिब इल्म के नाकिद भी हूँ कि जो अप्रोच अडॉप्ट की गई इज्जत माफ जस्टिस साहब की जानिब से और हमारे दीगर कुछ जो उसमें हम ख्याल बेंचेस की तश्कील है और जो जज साहबान है, वो बड़ी एरोनियस थी। और 63A की तशरीह से लेकर आज तक जो मामला उठाए गए हैं वो पता लगता है कि उनमें एक्सपीडियंस ज्यादा देखी गई है। मैं पॉलिटिकल लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, शायद लोगों को बुरा लगे। एक्सपीडियंस देखी गई है, पता नहीं मोपरी देखी गई है, किसी के लिए देखी गई है, लेकिन देखी गई है। लिहाजा फिर उस पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम एक रियासत के अंदर रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अब वहाँ का हुक्म है तो हम उस पर कितनी लड़ाई कर लेंगे। ठीक है, नहीं मानना तो वो एक अलग बात है, नहीं, और आपने फिर साबित करना है कि आपके पास वजूहात हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये मामला वैसे नहीं मानने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या बनते हैं मुनीब? आप नहीं मानना, ठीक है, व्हाटएवर द रीजन माइट बी, व्हाट नेक्स्ट देन? देखिए, वो व्हाट नेक्स्ट के अंदर तो हुमा शुरू तो कर दिया उन्होंने कि पहला जवाब तलबी तो शुरू हो चुकी है। देखिए, लेयरिंग होती है ना रियासत के अंदर भी, जो ये तो नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर एक दुकान खोल के बैठे होंगे और हर काम उन्होंने नहीं करना है, या एक विंडो ऑपरेशन तो है नहीं, इट्स अ फंक्शनिंग गवर्नमेंट।
तो रियासत के इदारे हैं, फिर वहाँ पर जिम्मेदारान बैठे हैं, उनको बुलाया जाएगा, अच्छा जी आपने क्यों नहीं किया? वो कहेगा जी मुझे ए कहेगा मुझे बी ने कहा था, बी कहेगा मुझे सी ने कहा था, सी कहेगा मेरे डी ने कहा था, मेरे पास कुछ है ही। तो वो जो चेन है वो किसी न किसी जगह पर होगी। बट मुतअद्दिद केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। बट आफ्टर द मुस्तफा एम्पैक्स केस अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने अकेले तो ये फैसला नहीं किया, उन्होंने तो कैबिनेट पूरे ने कहा जी कि नहीं ये तो हम मानते ही नहीं है और देयर इज अ प्रॉब्लम दैट लाइज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अब वहां पर दो चीजें हैं, एक ये कि आपके पास पैसे नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, एक ये कि नहीं जी ये फैसला ही गलत है और माइनॉरिटी जजमेंट हम पे इम्पोज की जा रही है, लिहाजा हम वो नहीं करेंगे। सो दिस इज अ टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी व्हिच द गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड। तो एक्चुअली ये दोनों ही तौजीहात पेश करेंगे, एक तो सर्टनली वो कि 4-3 और एक फिर वो पैसे नहीं है और हालात नहीं है। लेट्स सी बनता क्या है, बट कैन दिस लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और मे बी द होल कैबिनेट? अब्दुल्ला इट्स टू फार फेच्ड। मैं इसलिए कह रहा हूँ फार फेच्ड, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी पॉसिबल है, प्रेसिडेंट भी है, हुक्म नहीं मारा था तो गिलानी साहब घर चले गए, बट दैट वो एक दौर और था। याद रखिएगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज वाली डिवीजन नहीं थी जो आज एग्जिस्ट करती है। उस वक्त बड़ी यूनिजन में थी पूरी चीफ जस्टिस और उनके ऊपर विराजमान थे इफ्तिखार चौधरी साहब और उनको उनकी आंख बंद करके उनकी हिमायत के लिए मुस्लिम लीग नून मौजूद थी जो उनके गुन गाती थी सुबह दोपहर शाम। तो आज वो हालात नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट बिटरली डिवाइडेड है। जज साहबान इकट्ठे बेंचेस में सीने पे जज बैठते वो बैठाते नहीं है अपने साथ चीफ जस्टिस साहब। तो आज वो हालात नहीं है और डिस्क्वालीफाइंग अनदर प्राइम मिनिस्टर विल बी क्वाइट एन अपहिल टास्क, जो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से अचीव हो सकता। थैंक यू मुनीब। थैंक यू मुनीब। ओके, तो मुनीब से बात करने से पहले जो अब्दुल्ला और मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं कि जी कोई बातचीत होने वाली है, अब नहीं लग रहा कि कोई देखिए आई टेक माय वर्ड्स बैक, कोई पॉजिटिविटी नहीं है नेशनल टेलीविजन, यहाँ कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, इफ एनीथिंग वाला। ये बस हम ऐसे ही खुशफहमी में थे तो हमने ऐसे ये मामला जरा जोड़ने की कोशिश की है, अदरवाइज कुछ ना हो रहा था ना होगा। लेकिन होनी चाहिए कुछ पॉजिटिविटी। आवाम इज वेटिंग फॉर दिस थिंग टू बी रिजॉल्व। तो लिहाजा आपस के तो आपके रोले चलते रहेंगे, लेकिन गिव अस समथिंग। तो लिहाजा हम एक आपको रियलिटी बता रहे हैं कि कुछ ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन आवर लीडर्स शुड वर्क टुवर्ड्स इट। कुछ पॉजिटिविटी, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है ना, वही ना किसी की चोंच रहेगी ना किसी की दुम। एग्जैक्टली, जस्ट गेट इट ओवर विद। और इस सारे में आपकी चोंच और आपकी दुम तो क्या ही नहीं रहनी है। आवाम की तो अभी से चोंच नहीं है, बेपर हो चुकी है आवाम, मतलब और दुम भी नहीं है। अच्छा, अब क्या मैं आवाम को ऐसा मुर्गा इमेजिन करना स्टार्ट हो गया और जो ना बस अब जिसके पर नोच गए और चोंच भी डैमेज है और दुम भी कटी हुई है, तो है क्यों? देखा, फिर नेक्स्ट सवाल ये आता है ना कि मतलब फिर ये क्या हो रहा है जब कुछ है ही नहीं पास में। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आज है 21 रमज़ान मुबारक और यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में मरकज़ी जुलूस मुबारक हवेली मोची दरवाजे से बरामद हुआ। पेशावर में यौम अली का जुलूस कूची बाजार से बरामद होकर सहरी के वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह सेक्टर G62 में इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा के हज़ार टाउन में भी जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ शहरों से हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं और सिक्योरिटी के भी इस मौके पर सख्त इंतजामात किए गए थे। कराची चलते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी के भी मौसर इंतजामात हैं। यौम अली की मुनासबत से जुलूस भी निकाला गया है। अली इमरान हमें अपडेट कर रहे हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत 1405वें यौम शहादत के सिलसिले में मुल्क के सबसे बड़े शहर का मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पे रवां दवा है। जुलूस में ज़ुहरैन की नमाज भी अदा की गई और इससे कबल अल्लामा अमीन शहीदी ने निश्तर पाक में मजलिस से खिताब किया। मजलिस से भी और जुलूस के दौरान भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जो उनकी शख्सियत है उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। ये जुलूस जो है वो 77वां पाकिस्तान के क़याम के बाद जुलूस है जो हुसैनियान ईरानियान खारदर पे इसका इख्तिताम होता है। जी, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर से भी अपडेट लेते हैं और लाहौर से अपडेट कर रहे हैं हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक। जी, लाहौर में यौम अली का जुलूस मुबारक हवेली से निकलने के बाद कोतवाली से और सुनहरी मस्जिद में नमाज ज़ुहरैन की अदायगी के बाद
अभी रंग महल से निकलकर पानी वाला तालाब के करीब पहुंचा है। वहां से काफिले के जो शुरका हैं, ज़ायरीन जो है, वो यहाँ पर करबला गामे शाह आकर जुलूस का एहतमाम करेंगे और ये तकरीबन मगरिब के वक्त होगा। और इस वक्त चूँकि अफ्तार का भी माह सयाम है, अफ्तारी भी है, इसलिए जो है शुरका जो है वो जुलूस तेज़ी के साथ जो है अपनी मंजिल की जाने बढ़ रहा है। जुलूस के चारों तरफ में जो रास्ते हैं उन पे इंतहाई सिक्योरिटी के खारदार तारें लगा दी गई हैं। पुलिस के 5000 के करीब नफरी तैनात की गई है। जो जुलूस के रास्ते में आने वाले रास्ते हैं उनको बड़े बड़े कंटेनर लगाकर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो पैदल हजरात हैं वो भी 3 लेयर सिक्योरिटी के जरिए यहाँ जुलूस में एंटर हो सकते हैं और उनकी मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। इस बारे में जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और भी अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा जी, पाकिस्तान के आपको पता ही है मुश्किल तरीन माशी हालात जो हैं वो एक्चुअली पूरी दुनिया को ही पता है, किसी से छुपे नहीं है। महंगाई से हर आदमी परेशान है। पढ़े लिखे नौजवान रोज़गार के लिए धिक्के खा रहे हैं, बेसिकली जॉब्स भी नहीं है और मईशत में जल्द कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए ये भी नज़र नहीं आ रहा। पिछली हुकूमत से शुरू होने वाला माशी जो डाउनफॉल उसको कहेंगे, उसका सफ़र जो है वो अब तक जारी है और IMF की आउटलुक रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि माली साल के दौरान महंगाई और बेरोज़गारी की शरह मज़ीद बढ़ेगी। और ये वो बातें हैं जिनका अंदाज़ा सबको हो चुका और तो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी बेखबर नहीं। IMF के साथ हमारे मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। आम आदमी के ऊपर अगर बोझ पड़ना है तो वो पूछेगा हुकूमत ने इस बारे में क्या ऐसे इकदामात उठाए हैं जिससे कि शायद उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें तो हम कोई खाता खा कमी ना ला सकें, लेकिन ऐसे संजीदा इकदामात से कि हम उनकी जो अशकशोई कर सकें, उनकी जो तकलीफ है उसको कम कर सकें। अच्छा जी, IMF प्रोग्राम मईशत की डूबती सांसें बहाल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन अभी तक ये प्रोग्राम नहीं मिल सका है हमें। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से IMF को फाइनेंसिंग की ज़मानत मिलने का इम्कान है। उम्मीद है कि कर्जा मिल जाए पाकिस्तान को और इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकल आए, क्योंकि कब तक हम यूं ही भिख मंगों की तरह लिटरली जिंदा रहेंगे। वैसे काफी अरसे से हम कर रहे हैं, तो मैं तो जी लेंगे और भी। आई एम सॉरी बट तकरीबन जब से हम मतलब में आए हैं तब से ही मामला आई एम सॉरी क्या हमें कोई और बीच में मोमेंट नजर नहीं आ रहा जब हम बड़े खुद कफील थे एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। या फिर जो हमारे आपको पता ही है मामलात, पॉलिटिकल मामलात, जब इस मुल्क में आमरीत रही है मुसल्लत और उस वक्त जब हमने मुख्तलिफ अदवार में जंगों में हिस्सा लिया है तो डॉलर्स बहुत आते थे और लोगों को लगता था कि मौशी सूरत हाल हमारी बहुत बेहतर हो गई है। वैसे कुछ फील्स लाइक थी मुझे, जैसे हम गर्मी के बारे में कहते हैं ना। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, IMF की रिपोर्ट में मौजूदा माली साल में महंगाई की शरह IMF की रिपोर्ट में 27% से जायद और बेरोजगारी जो है वो 7% तक पहुंचने का बताया जा रहा है। आपके ख्याल में हालात ऐसे हैं, इससे भी खराब हैं या इतने खराब नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF ने जो हालात हैं वो इतना बुरा नहीं बताया है जितना वो वाकई हैं। इस लिहाज से कि आप ये देखिए कि मार्च के महीने में अफरात ज़र की जो रफ्तार थी वो 35% से भी ज्यादा जा चुकी है। दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा है बेरोजगारी के बारे में 7%, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सैलाब के बाद और जो हमने दरामदाद में रिस्ट्रिक्शंस करके रॉ मटेरियल इनपुट्स वगैरह हमारी इंडस्ट्री के लिए रोक दिया है, उसके नतायज बहुत बुरे हो रहे हैं। और हमारा अंदाजा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का लेवल, वो 7% से भी आगे जा चुका है और इस वक्त तकरीबन 9% हो चुका है और तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख लोग और
बेरोजगार हो चुके हैं। इस बात पे हम सब हालात असल में बहुत ज़्यादा ख़राब है, असल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी हम एक ब्रेक लेनी, कुछ देर में वापस आ रहे हैं। भाई हमारे सबके सुपरस्टार हैं हाथरॉब फवाद खान। ऐसे है तो उनका एक ताज़ा इंटरव्यू किया है। हमारे जियो के भी हमारे एक सुपरस्टार हैं अख्तर अली अख्तर, वो भी हैं तो उन्होंने बहुत सी बातें कर ली हैं उनके साथ, हमें बुलाया भी नहीं। हाँ, जिसमें चंद एक बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह इससे भी बड़ी फिल्में आएँ और सब बनाएं एंड मेरी जो है दुआएं हैं सबके साथ। इतनी उम्मीदें थी आपको कि ये इस तरह पूरी दुनिया में ब्लास्ट करेगी? थोड़ा सा आइडिया था, मुझे लगता है ये ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाए, वो सिनर्जी फिर से वापस आ जाए तो सिनेमा क्यों नहीं ऊपर जाएगा? इम्पॉसिबल है कि ना जाए। वेरी गुड। दी इकोनॉमिक्स डिक्टेटेड, वो कहते हैं ना इकोनॉमिक्स डिक्टेटेड। एज ए प्रोड्यूसर आप माशाल्लाह आप खुद भी आ गए हैं जी। और नीलोफर उस फिल्म को कब ला रहे हैं? उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। इंशाल्लाह अनकरीब इस साल के आई थिंक एंड तक मेरी उम्मीद तो है, लेकिन काम चल रहा है उसमें। काम तो कैमरा तो क्लोज हो चुका है, बट थोड़ा बहुत उसके जो पोस्ट का काम कॉमेडी से पहले काफ़ी दफ़ा की हुई है। अच्छा। लेकिन ये बहुत अरसे बाद जाके मैं फिर से कर रहा हूँ, बट वक्तन फ़वक्तन मैं किसी ऐड में, बट स्क्रीन पे बहुत अरसे बाद की और फिल्म पे तो आई थिंक पहली दफ़ा है। मेरे बगल में एक इस तरफ और एक इस तरफ, हाँ। एक तरफ दौलत और एक तरफ कुर्सी है। अच्छा, दौलत और कुर्सी सही, हीरो हीरोइन वो है। हाँ, दो हीरोइंस हैं। ब्लैक ड्रेस से क्या केमिस्ट्री है? मुझे तो लगता है इत्तेफाक है, लेकिन चले अगर आप ये कहते हैं तो ब्लैक फेवरेट कलर्स में से शायद एक है। तो इंसान ब्लैक में ना पतला लगता है। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने ज़रा वज़न जो है पुट ऑन। कमज़ोरियाँ बहुत सारी ऐसी होती है कि जो हम सब छुपाते हैं, बट कोई ऐसी सेहत की कमज़ोरी जिसमें आपको लगता है कि आपकी जान को ख़तरा है, आपकी जान किसी चीज़ से बड़ी नहीं है, मुझे लगता है। हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट? वेरी वेल। तो फिर ये है कि अगर उस चीज़ की वजह से मैंने किया है, बहुत दफ़ा ऐसे किया है, शॉट के दौरान जो शुगर लो है शॉट कर दिया कंप्लीट, उसके बाद जो कुछ खाया, नुकसान भी उठाया आपने? नुकसान भी उठाया। अब उसके नुकसान मुझे अब इस उम्र में आके नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये चीज़ छुपाने वाली नहीं होनी चाहिए। सही। क्यों छुपाए? कि उससे काम कम मिलेगा क्या? नहीं, काम क्यों कम मिलेगा? आपको छुपाने वाली क्या बात है? आपके चेहरे में एक मासूमियत है, लोग आपसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। या आखिरी में बस खत्म? हाँ बस खत्म। इतना सही? दोबारा से देखें? नहीं, आप सुन भी नहीं थी या सिर्फ देख रही थी? नहीं, अब देखना। पहले मैं देख रही थी, अब मैंने सुनना था। पहले अभी इन्होंने सिर्फ देखा है, सुना नहीं है। अच्छा जी। ओह वेल, ओके जी, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट नाउ। ओके, थैंक यू। ओके जी, आपको बताएं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और मीडिया के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पाकिस्तान के सब मैचेस कोलकाता और चेन्नई में रखे जाएंगे। वक्त आ गया है कि पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान भी अपना फैसला कर लें। क्यों कर लें? गुमगू की कैफियत तो ताकि ख़त्म होना हो। हाँ, क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान में मुकाबला भारत से बड़ा मैच कोई होता नहीं है और ये पाकिस्तान भी जानता है, इंडिया भी जानता है, आईसीसी भी जानता है। इसलिए सबकी कोशिश है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप स्केड्यूल के मुताबिक हो, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप में शिरकत से मुतालिक जो सख्त रवैया अपनाया है, पाकिस्तान इस पर इतनी ज़्यादा खुश नहीं है। और आपको पता ही है कि इंडिया जो है इंडिया के मैचेस किसी तीसरे मुल्क में कराने का ऑप्शन तक जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं माना जा रहा इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये वाजे कर चुका कि इंडिया का रवैया ही मुस्तकबिल के क्रिकेट ताल्लुकात तय करेगा और ये काफ़ी देर से एक्चुअली हम भी इसी डिबेट में थे। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट पर कॉम्प्रोमाइज़ आसान फैसला नहीं होगा, ये देख लें। अच्छा जी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक बात तो तय है कि अब अगर वो इतना आगे चले गए इंडिया और अपने फैसले कर रहे हैं कि क्या स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, उससे पहले एशिया कप है, मेरा ख्याल है हमें भी अपने फैसले कर लेने चाहिए। क्या हम तो आपको पता ही है, हम अपने फैसले सुना तो चुके हैं, बीसीसीआई को भी और आईसीसी में भी पेश कर चुके हैं। लेट्स सी कि भारत क्या फैसला करता है और एट द एंड ऑफ द डे इंडिया पाकिस्तान मैचेस होने चाहिए वैसे तो। अच्छा जी, अभी हमारे पास ताज़ा तरीन खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। आपको पता ही है ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इस
को अब अदालत में चैलेंज कर दिया गया है जो पार्लियामान ने पास किया था। और अपडेट हमारे पास ये है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। वो गई आपकी बातचीत और सारे अफाम तफहीम और तो जो हमारे इदारे हैं या सुतून हैं पिलर्स के, उनमें ऐसा लग नहीं रहा कि कोई मामला। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम नवाज हमारे साथ हैं। मरियम, बताइएगा क्या तफसीलात, कौन था और कब होगी इसकी सारी तफसीलात दें। जी, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट से के मुश्तरका इजलास ने परसों मंजूर किया और सदर मुमलिकत की मंजूरी के लिए जो है वो दोबारा भिजवाया गया है, उस पर जो है वो चैलेंज हुआ था। पिछले 2 दिन से इस पे मुसलसल दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस पे 3 दरख्वास्तें दायर हुई। कल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके मुतालिक दरख्वास्तें आई थी और हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें आई थी। तो अब जो है वो अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दी है जो कल इस पर समाअत करेगा और इस बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे। और इस बेंच में जो है वो जस्टिस इजाजुल रहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुदायरी अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो शामिल है। इसके अलावा जस्टिस हसन रज़ा रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी जो है वो इस बेंच में शामिल है। और ये 8 रुकनी बेंच जो है ये कल सुबह जो है वो इस केस की समाअत करेगा और इस जो ये केस के समाअत का वक्त है वो कल सुबह 11:30 बजे रखा गया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसके खिलाफ दरख्वास्तें मुख्तलिफ वकला की जानिब से दायर की गई थी और अभी जो तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 2 दिन से दायर की गई हैं उनको एक साथ जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। कल पीटीआई की तरफ से कोई दरख्वास्तें दायर की गई थी इस सिलसिले में? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हामी वकला हैं जिसमें अजहर सदीक शामिल हैं, उसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम शामिल हैं और दीगर जो वकला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हामी वकला का ग्रुप है जिन्होंने ये दरख्वास्तें मुख्तलिफ जो है वो औकात में सुप्रीम कोर्ट में आज और कल जो है वो दायर की थी और अब ये समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और कल 8 रुकनी बेंच इन पर समाअत करेगा। अच्छा, ये जो जज साहिबान जिन पर ये बेंच मुश्तमिल होगा, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, ये ज़्यादातर वही हैं जिन पर मौजूदा हुक्मरान जो हैं या इत्तेहादी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है इससे पहले भी? जी, इस बेंच में जो है वो जस्टिस इजाजुल रहसन शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुदायरी अकबर नकवी शामिल हैं जिन पर मुसलसल पिछले 1 माह से जो केसेस चल रहे थे असफुर नोटिस के बाद जो जितनी कंट्रोवर्सी सामने आई, उससे पहले जो गुलाम महमूद डोगर केस पे असफुर नोटिस दिया गया और वो तमाम जजेस भी इस बेंच में शामिल हैं। और ये बेसिकली जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड की बात हो रही है, उस डिवाइड के एक तरफ वाले जजेस आप कह सकते हैं कि वो तमाम जजेस इस बेंच में शामिल हैं। खिंच गई है, अब तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, उस लकीर के एक तरफ वाले, उस लकीर के दोनों अतराफ वालों को मिलाकर नहीं बेंच बनाया गया। ये कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में धराबंदी की बात हो रही है मुसलसल, उस एक तरह के तमाम जजेस को इस बेंच में शामिल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम, थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग अस। मुनीब, आपने देख ही लिया होगा, अभी मरियम नवाज हमारी साथी भी रिपोर्ट कर रही थी कि वो जो जिस लकीर की बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अपने इख्तिलाफी नोट हैं, बयानात हैं, फैसले हैं, जिसकी वजह से लकीर वाज़े हो गई है, तो लकीर के एक तरफ वाले जज साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच सामने आया है और कल इसकी समाअत होगी 11 बजे। जी हाँ, और इससे खैर अब कहना अब तो शायद वाज़े हो गया है कि बेंच की तश्कील से ही अंदाजा होता है कि इसके ऊपर मुतवक्का फैसला क्या होगा। लेकिन अगर आपको याद हो अब्दुल्ला कि जब ये कानून साजी हो रही थी तो मेरा व्यू उस वक्त भी यही था कि आप ये बना दीजिए, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है और बहुत पुराना भी नहीं है, 2012 में इसी तरह कानून बनाया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट से बचाने के लिए, तो वो कलअदम हो गया था। इसी तरह अब ये बेंच से तश्कील दिया गया है और कमाल महारत से माशाल्लाह जज साहिबान जो हैं, इनके अंदर बहुत से सीनियर जज साहिबान जो मैं समझता हूँ कि मौजूद हैं, उनको हाल में दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया है। बहरहाल ये इस्तेकाक जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब का है कि वो जिस मर्जी को चाहें बेंच में ले आए। इसमें मेरे ख्याल में कुछ फ्रेश जजेस भी हैं जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन जारी बात है इख्तियार उनका है। लेकिन कम अज कम इससे जो तफरीक या लकीर थी आज वो मजीद वाज़े हो गई है कि वो जो हम इससे पहले पिछले घंटे पे बातें कर रहे थे ना कि हमारे जो रियासत के मुख्तलिफ सुतून हैं उनमें कुछ सुकून आएगा शायद। अभी बेसुकूनी के कुछ और दिन हैं और कुछ और हंगामा खेज खबरों से भरे दिन जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ये बताइएगा मुनीब की हुकूमत का जो प्लान था कि 20 के बाद तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा और उसके बाद प्रॉब्लम ये मामला अदालत में जाता है, तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अब वो तो आज सच हो नहीं रहा।
देखिए मुझे ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर इसलिए लग रहा है कि समातें दरखास्त समात के लिए मंजूर हुई है। ये भी हो सकता है कि ये समात चलती रहे और जिस दिन ये नाफिजुल अमल हो उसी दिन से इसके किसी एक हिस्से को या किसी एक नुक्ते को स्ट्राइक डाउन किया जाए और उसे आइन से मुतसादम मुमकिन तौर पर करार दिया जा सकता है, क्योंकि अदालत का ये इस्तेकाक है। इसमें ऑनरेबल जो जज साहिबान हैं, जाहिर बात है वो सब्सक्राइब करते हैं, या उनमें से कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिनके हवाले से ये तासुर है कि वो हम ख्याल जज साहिबान हैं। और चूंकि मुनीब हम ये बात कर ही रहे हैं कि तासुर है कि ये हम ख्याल जज साहिबान हैं और उन्हीं पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया गया, ज़्यादातर वही लोग हैं और ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी वकला हैं और PTI की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। आपको लगता है कि ये जो एक ज़ाहिर समातें भी शुरू होंगी, रिमार्क्स भी सामने आते हैं, टिकट भी चलते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, अखबारों में, सब जगह यही बातें होती हैं, ये क्योस बढ़ेगा जो है हमारे सामने? देखिए क्योस बढ़ेगा, लेकिन आप यूसुफ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो शायद फकान अब्बासी साहब का उनका बयान था वो बड़ा क्लियर था। उन्होंने ऑलरेडी इस बात का इजहार कर दिया है, उन्होंने पहले भी कहा था, वो अब भी कह रहे हैं और खिलवत में जलवत में उन्होंने कहा था कि इसे कलअदम करार देंगे, हम री रजिस्ट्रेट करेंगे, आप फिर कलअदम करार देंगे, हम फिर री रजिस्ट्रेट करेंगे। तो ये जो आई डोंट नो, ये इट विल बिकम मोर ऑफ अ पिसिंग कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द टू पार्टीज के आप एक दूसरे को इतना अनॉय करें कि शायद ऐसा शायद माजी करीब में तो हुआ नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि अगर आप 97 के हालात देखें तो उस वक्त भी जो उस वक्त की चीफ जस्टिस साहब थे जनाब सजाद अली शाह साहब, तो उनके हवाले से मौरख ये लिखता है कि उनकी भी तबीयत के अंदर ये चीज थी कि वो अपनी मर्जी से मामलात को देखते थे, बेंचेस अपनी मर्जी से बनाते थे, ठीक है इस्तेकाक था, लेकिन बड़ी खास किस्म की मामलात को खास किस्म के बेंचेस के सामने रखते थे। तो उनका जो कॉन्डक्ट था वो एग्जेम्पलरी नहीं था। बदकिस्मती से आज भी इज्जतमाब चीफ जस्टिस साहब से मुतअद्दिद दफा इस्तदा की गई, बहुत से मुल्क के जय्यद कानूनदान जिन्होंने किसी सियासी पार्टी का ब्रीफ नहीं पकड़ा हुआ, उन्होंने भी यही गुजारिशात की कि आप इस तासुर को खत्म कीजिए, आपका मनसब ऐसा है कि आपके पास ये आपसे मुतालिक ये तासुर। लेकिन आज के इस डेवलपमेंट से तासुर मजीद मजबूत ही हुआ है, ये खत्म तो होने का अभी कहीं चांस नजर आ नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, कल आपसे दोबारा बात करेंगे। अच्छा जी, हम पाकिस्तान इंडिया मैचेस की बात कर रहे थे, तो मैच तो पड़ गया ना, हमने मैच पड़े हुए हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हम खेलने जा रहे हैं किसी और के साथ। अच्छा भट्टी साहब हमारा इंतजार कर रहे थे, हमने उनको पहले ही बुला लिया था। अगर ये मैच पड़ी गया और ये मैच जरा गंभीर होता चला गया तो फिर वाकई एम्पायर की उंगली ना खड़ी हो जाए कहीं। No, I didn't get that bit. I didn't get that bit. अच्छा चलें ठीक। अच्छा जाने देना अब, मतलब कि कितनी देर हम उसको घसीटेंगे। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? अच्छा भट्टी साहब, बात हम क्रिकेट की कर रहे हैं, सोलली क्रिकेट की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ ऑब्वियस है एशिया कप से मुतालिक, और उधर इंडिया भी अपनी बात पर बिल्कुल डटा हुआ है। तो क्या दोनों जानिब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको लगता है कोई दिखाएंगे, कोई मिडिल ग्राउंड हो जाए, कोई हाइब्रिड मॉडल पे इत्तेफाक कर लें और मैचेस खेलें? देखें अभी तो ये कहना काबिल वक्त है कि जो नजम सेठी साहब का हाइब्रिड मॉडल था उस पर अमल होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अभी तक इंडिया जो है वो भी प्रेशर बिल्ड कर रहा है। जिस तरह इंडिया ने 2 वेन्यूज चेन्नई और कलकत्ता के नाम जो हैं वो फ्लोट किए, लेकिन तीसरा नाम जो ICC वाले कह रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है वो ढाका का मीरपुर स्टेडियम है, शेर बंगला स्टेडियम। उसके बारे में अभी तक इंडियन मीडिया ज्यादा बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान की टीम को भारत लाया जाए और भारत में आके वो मैचेस खेले, लेकिन ये सारा कुछ देखें ये कनेक्टेड है कि क्या भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान आता है या नहीं आता। अच्छा भट्टी साहब, सेठी साहब बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत का मामला है वो हुकूमत पाकिस्तान को देखना है। आपकी इत्तलात क्या है? क्या हुकूमत ने गौर शुरू किया है या फिर हुकूमत अभी खुद ही इतनी उलझी हुई है, या एशिया कप पर भारतीय पॉलिसी का इंतजार हो रहा है अभी? देखिए आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप के लिए NOC जारी नहीं की है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ये फैसला नहीं कर रहा। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉरेन ऑफिस के साथ भी राब्ते में, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ हैं, उनसे भी रहनुमाई ली जा रही है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड खुद कुछ नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ फॉरेन ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रहनुमाई और उनके मुशावरत से मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अब इंडिया मीडिया जो है, इंडियन मीडिया, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं उनके लिए 2 शहर इंडिया में यानी रखे गए हैं, कोलकाता और चेन्नई। वहाँ अगर देखा जाए ट्रेडिशनली क्रिकेट को बहुत सीरियस लिया जाता है और मुंबई वगैरह जैसी मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है उधर। तो अगर ये फैसला हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा तो आपकी नज़रों में ये दोनों स्टेडियम्स कैसे रहेंगे फॉर पाकिस्तान टू प्ले ऑन? कोलकाता और चेन्नई 2 ऐसी जगह हैं जहां पर एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स ना होने के बराबर हैं, बल्कि वहां आपको लगता नहीं है कि आप भारत में आ गए। और उसके मुकाबले में अगर आप मुंबई चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप अहमदाबाद चले जाएं, तो वहां पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात ज्यादा हैं। यहाँ पर चूंकि बीजेपी की बहुत ज्यादा डोमिनेंस नहीं है, ना बंगाल में जो कलकत्ता का सूबा बंगाल में है और ना चेन्नई में जहां जो तमिलनाडु सूबे के अंडर में आता है। तो मेरे ख्याल में ये 2 ऐसे सेंटर हैं। मैंने चेन्नई में भी मैचेस कवर किए और 2012-13 में जब पाकिस्तान की टीम वहां वनडे मैचेस खेलने गई थी तो पाकिस्तान ने भारत को हराया था, लेकिन मैच हारने के बाद हमें नहीं लगा कि कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं या तमाशाइयों की तरफ से बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल है। तो मेरे ख्याल में अगर ये मामला तय पा जाते हैं और इन 2 सेंटर्स पर मैचेस होते हैं तो ये ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। ऑलराइट, थैंक यू भट्टी साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। सो ये सारे बहुत से फैसले अभी होने हैं एंड ऑफ कोर्स टाइम वुड टेल के क्या फैसले होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें भारत के रवैये पर भी डिपेंड करती हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाई तो सर्टनली पाकिस्तान, तो आपको पता है हमें तो इतनी कोई तकलीफ और प्रॉब्लम नहीं होती ना किसी भी मामले को लेके, लेकिन अगर वो पंगा करेंगे फिर हम भी करेंगे, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, ऐसी कर लेंगे। चलो ठीक है, मूविंग ऑन। वी हैव इनवाइटेड सम, आपको पता ही आजकल हम चैरिटीज़ को इनवाइट कर रहे हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म, और ताकि आप लोग उनके बारे में ज़्यादा जानें एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू गिव योर ज़कात एंड डोनेशंस तो आप दे सकें। आप पाकिस्तान में आपको बताएं कि 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद 2 करोड़ 20 लाख इज़ अ ह्यूज नंबर, उससे ज़्यादा अफराद आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। LRBT पाकिस्तान में, LRBT सही मैंने कहा है बिल्कुल, LRBT पाकिस्तान में आंखों के अमराज के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा इदारा है। 1984 में एक मोबाइल यूनिट से आगाज़ करने वाले LRBT के तहत आज कई अस्पताल और दर्जनों क्लिनिक काम कर रहे हैं। रोज़ाना आंखों की 1000 सर्जरीज की जाती हैं। अंदाज़ा करें, आवाम के सदकात, अतियात और ताउन से 4 करोड़ से ज़ायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। अब तक 4 लाख से ज़्यादा कामयाब सर्जरीज भी की जा चुकी हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरत है अभी भी आपकी ज़कात की, आपकी एहतियात की, ताकि ये काम चलता रहे। ज़कात एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको पता ही है ना, ये कोनिया डोनेशन भी हो सकती है। कॉर्निया, हाँ कॉर्निया, हाँ। वो भी लोग डोनेट कर सकते हैं, आंखों की जो झिल्ली होती है। आई डोंट नो, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि इतना ट्रेंड नहीं है अपने, ट्रेंड नहीं है, लेकिन आपको पता है बात करेंगे, इनकरेज करेंगे तो तभी हो सकता है ना कि मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। यू कैन साइन अप कि इंसान कभी भी कोई भी दुनिया से जाए तो उसकी आंखों की झिल्ली जो है वो उतार कर दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल की जा सके। अच्छा, LRBT के चीफ ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर फवाद रिजवी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर फवाद, पाकिस्तान में इस वक्त कई लोग मराज़ चश्म में मुब्तला हैं और इलाज मुमकिन होने के बावजूद अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना इलाज कराएं। ऐसे में LRBT इन लोगों को क्या सहूलियात मुहैया करता है और आप लोग किस मिशन के तहत काम कर रहे हैं? LRBT इदारा आज से तकरीबन 37 साल पहले कायम हुआ था और ये 2 हजरात थे, ग्राहम लेटन और ज़का रहमतुल्लाह, जिन्होंने मिलकर ये LRBT की शुरुआत की थी। और ये एक छोटे से कैरवान से शुरू हुई थी। कैरवान से मुराद ये है कि एक छोटा सा कंटेनर था और ये कंटेनर जो था वो आजकल तो इस्तेमाल होता है सियासी मकासद के लिए, लेकिन एक्चुअली ये कंटेनर जिसमें एक छोटी सी क्लिनिक, एक छोटा सा थिएटर और इस तरह का एक छोटी सी फार्मेसी थी। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आज से तकरीबन 37 साल पहले। और इस वक्त LRBT के 19 अस्पताल फंक्शनल हैं, 20वां अस्पताल बन रहा है और तकरीबन 60 के करीब आई क्लिनिक्स हैं जो पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए हैं। और मकसद या विज़न हमारा ये है कि कोई पेशेंट अगर उसके पास पैसे ना हो तो वो महरूम ना रह जाए इलाज मुआवजे से।
ठीक, सही बताइएगा कि आंखों के अमराज के लिए आपका इदारा बहुत काम कर रहा है, अरसे से काम कर रहा है। अपने काम का दायरा कार फैलाने की बात की जाए तो टारगेट्स क्या हैं? क्या आपने सोच रखा है कि हाँ इस सन या इस टाइम पीरियड तक हमें ये सब कुछ अचीव करना है? अभी भी तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे 20 मिलियन पेशेंट्स अभी ऐसे हैं जिनको आँखों की मद में इलाज की ज़रूरत है, और वक्त के साथ साथ ये नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। सो एक तरफ तो इतना सारा काम कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अभी बहुत सारा काम है। सो द थिंग इज़ दैट कि इन मरीज़ों को भी तो केटर करना है, नहीं तो इन तक पहुँचना, इनको इलाज फराहम करना और फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करना, ये हमारा एम या मोटो है। सो हमारे 19 अस्पताल तो फंक्शन है माशाल्लाह। 20वां अस्पताल हमारा मीरपुर खास के करीब बन रहेगा, और इसी तरह से हमारा इरादा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने नेटवर्क को बढ़ाते जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि एक आम आदमी LRBT की मदद कैसे करे, और इस वक्त मदद की ज़रूरत वी अंडरस्टैंड कि ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त क्यों इतनी ज़्यादा है? देखिए, LRBT कोई बिज़नेस नहीं करता। हम तो मरीज़ों को फ्री इसलिए इलाज फराहम कर सकते हैं कि आप लोग हमारी मदद करते हैं। सो वी टोटली डिपेंड ऑन ज़कात, खैरात, अतियात, और ये वो सहूलतें हैं जो मरीज़ को इसलिए फराहम की जाती हैं कि आप लोग आगे बढ़ के हमारी मदद करते हैं। सो महीने के एतबार से मुक़द्दस महीना है, इबादत के हिसाब से भी, और एक जनरल कंसेप्ट ये है कि इस महीने में ज़कात देनी चाहिए। 2 के ज़कात तो आप पूरे साल दे सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमारे लिए ये प्राइम टाइम है, और ज़्यादातर लोग क्योंकि इसी महीने में ज़कात देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप आगे बढ़ के इस कार्य खैर में जितनी हमारी मदद करेंगे, हम उतनी ही ज़्यादा उन मरीज़ों को बेहतर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फवाद रिजवी हमसे बात करने का। और द पीपल हु आर वाचिंग अगेन, LRBT से हम पहले भी बात करते रहे हैं, और हर साल ही ऑलमोस्ट इन लोगों से बात, बिकॉज इनके बारे में हमें पता है, और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट दे एक्चुअली डू ग्रेट वर्क। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है ना ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये इदारे, इनके काम से सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों का रिलायंस इन इदारों पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को ज़्यादा पता लगता है, वो ज़्यादा इन जगहों का रुख करते हैं, इसलिए इन्हें और ज़्यादा फंड्स दरकार होते हैं, और इसीलिए हम यहाँ इनकी तरवीज और इनके काम को यहाँ दिखाते हैं और आपको बताते हैं। दिल खोल कर एहतियात दें, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। अभी हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। आपको पता ही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ मकामात गए थे, फैसलाबाद, लाहौर, और आज सुबह इससे पहले भी उन्होंने एक फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का दौरा किया। अभी मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं, जहां वो आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, इंतज़ामिया से बातचीत भी करते हैं, कुछ लोगों से इंटरेक्शन का भी हमने देखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को मौका मिल जाता है। सोया देखिए, कल से बल्कि कल परसों से हम इंतज़ार में हैं कि कब वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान भी जाएंगे, या एटलीस्ट अनाउंस करेंगे। उनके लिए भी अनाउंस हो चुका है, बट एक्चुअली अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ख़ास तौर पे जितना ये असिस्ट भी कर रहे हैं, ओवरसी भी कर रहे हैं, तो अगर बलूचिस्तान जाके भी करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मच नीडेड ओवर देयर। आप इनके साथ जाएं। जी 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 सर, जी राइट सर, सो लोगों से बात भी हो जाती है। इससे पहले हमने दोपहर में मैं विजुअल्स देख रहा था, कुछ बच्चे भी मौजूद थे वहाँ, वज़ीर-ए-आज़म से कुछ लैपटॉप्स वगैरह मांग रहे थे। हाँ, वो बातें हो रही थी, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भाई लैपटॉप तो जो है मेरिट पर मिलेंगे सिर्फ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमराह हैं, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से ही मुख्तलिफ आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के दौरों पर हैं। जैसे हर चीज़ मेरिट पे ही होनी चाहिए, नॉट जस्ट लैपटॉप्स। ट्रू। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सरदार तनवीर की छुट्टी के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की वज़ारत उज़्मा का ताज किसके सर होगा? तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से मजबूत उम्मीदवार साथ में आ गए हैं। इमरान खान के लिए एक नया इम्तिहान है। अगस्त 2021 में तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन जीता, वहाँ हुकूमत बनाई और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन क़य्यूम साहब 1 साल भी इस सीट पर ना रह पाए, और अप्रैल 2022 में अपने ही वज़रा ने आदम एतमाद किया, और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी इमरान खान के बहुत करीबी माने जाने वाले सरदार तनवीर इलियास को मिल गई।
सरदार तनवीर की शोहरत एक ऐसी सियासी कायद की रही है जो ज़्यादा लगी लिपटी कभी नहीं रखते और अक्सर रेड लाइंस क्रॉस करते नजर आते हैं। वैसे उनकी शोहरत एज अ सियासी कायद की रही भी नहीं, मतलब रही भी नहीं है। he just certainly appeared out of nowhere. Although उनकी शोहरत रही है, शोहरत absolutely other things, लेकिन आखिरकार पकड़ हो गई और अदलिया मुखालिफ बयान पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की अदालतों ने नोटिस लिया और कल हाई कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी, लेकिन वो नाअहली ख़त्म कराने आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी दरख्वास्त की फौरी सुनवाई नहीं हो सकी। कल जब नाअहली का फैसला सामने आया तो तहरीक इंसाफ ने उसे फौरी तौर पर कबूल किया, अपने मखसूस अंदाज में कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। और ये तासुर मिला है कि वो नए वज़ीर आज़म की तलाश में हैं। लेट्स सी क्या होता है। सीनियर सहाफ़ी और डायरेक्टर कश्मीर अफेयर्स जियो अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भट्ट साहब, ये फरमाइएगा कि अब तहरीक इंसाफ के पास बज़ाहिर ऐवान में नंबर्स हैं, वो अपना वज़ीर आज़म ला सकते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब तो चलें, उनकी तो इमरान खान से मुलाकात भी हो गई, तो क्या क़य्यूम साहब ही फ्रंट रनर है उम्मीदवारों में या और भी लोग हैं जो सामने आ रहे हैं इस कुर्सी के लिए? तनवीर लियाज साहब की और स्पीकर साहब की ऑलरेडी टसल है, क़य्यूम न्याई साहब की और सरदार तनवीर लियाज साहब की ऑलरेडी टसल है। इसलिए अगर क़य्यूम न्याई साहब कोशिश करेंगे, चौधरी इनवारुल हक साहब कोशिश करेंगे, तो तनवीर लियाज कम से कम इस मामले में वीटो ज़रूर करेंगे कि इन दोनों को वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए, कोई और लाएं। अब तीसरा धड़ा बच जाता है या बैरिस्टर सुल्तान साहब का या जो यंगस्टर आए हैं पीटीआई से जीतकर, उनको लीड कर रहे हैं डुडियाल से रुकने असम्बली हैं अजहर सादिक साहब, उनके साथ 6-7 लोगों का एक ग्रुप है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इन सारे ग्रुपों को इकट्ठा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, क्योंकि आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है और उन्होंने भी फैसला किया है कि जो ही तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट सामने लाएगी, उसको मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट का ऐलान करेगी। अच्छा, ये भी बताएं कि अगर लेट्स सपोज पीपल पार्टी या दीगर जमातें ऐसी कोशिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म वो बनाए, तो क्या उनके पास ऐसे नंबर्स हैं? देखिए, ये कोशिश तो काफ़ी अरसे से जारी थी। जिस तरह का मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में बताया है कि अपोजिशन की जमातों के राब्ते थे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो के बेसिक स्टेक होल्डर थे पीटीआई के, ये पीटीआई के प्रेसिडेंट थे, इनकी क़यादत में जमात ने इलेक्शन लड़ा और वो होपफुल थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, लेकिन उस वक़्त तो उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। तो उस वक़्त भी ये लगता ये था कि बैरिस्टर साहब बगावत कर जाएंगे, लेकिन उस वक़्त क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, लेकिन उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर मुझ पर अपोजिशन ने बैरिस्टर साहब को ये ऑफ़र की थी कि अगर आप 6 आदमी लेकर आ जाते हैं तो हम अपने वोट आपको दे जाते हैं, आप वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन बैरिस्टर साहब ने उस वक़्त ये पेशकश कबूल नहीं की थी और वो सदारत के मनसब पर फैज़ हो गए थे। अब उनकी मुलाकातें जो हैं आवाज़ सफरी जरदारी साहब के साथ भी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी हुई है। कहा यह जाता है कि वो मसला कश्मीर के तनाज़ में थी, क्योंकि बैरिस्टर साहब जो है वो मसला कश्मीर के आलमी सफ़ीर भी हैं और वजारत ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब चला रहे हैं, तो इसलिए वो मतलब मुलाकातें जो हैं वो कश्मीर इशू के तनाज़र में थी। लेकिन सियासी आदमियों का ये कहना है कि बैरिस्टर साहब अब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें अपोजिशन के 19 वोटों की तरफ से ये कोई ऐसी यकीन दहानी करा दी जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस मामले में कंफर्टेबल हैं। उनके पास 6-7 लोग ऐसे हैं जो आसानी के साथ उधर जाएंगे, जहां बैरिस्टर साहब जाएंगे तो वो जा सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। कौन बनता है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा भी अपनी सीट सिक्योर करने में कामयाब होती है या फिर दीगर जो जमातें हैं पीपल्स पार्टी और उनके कोएलिशन पार्टनर्स, कितनी कोई थ्रिलर मूवी टाइप सियासत है ना वैसे वो पाकिस्तान, कामयाब होते हैं। ब्रेक के बाद कौन बनेगा, क्या होगा? अच्छा, ये सुने, आईसीसी ने तीनों फॉर्मेट्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है और हमारे लिए इसमें अहम खबर और अच्छी खबर ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक मरतबा फिर टॉप T20 बैटर्स
बनने के करीब पहुंच चुके हैं। ताज़ा रैंकिंग में भारत के सूर्य कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार है, लेकिन सूर्या की हालिया खराब परफॉर्मेंसेस के बाद अब इनके पॉइंट्स कुछ कम हुए हैं। ये खबर और 906 पर हैं ये बराजमान। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 811 के साथ दूसरे नंबर पर हैं और हमारे बाबर आजम जो हैं वो 755 पॉइंट्स के साथ हैं तीसरे नंबर पर। लेकिन अभी न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचेस की सीरीज है, तो इम्कान है कि ये दोनों इनमें से एक टॉप पर आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है ना, आपको पता है, तो ये बड़ा ही जबरदस्त किस्म और का सूर्या जो है वो आईपीएल में मसरूफ है और उनकी जो हालिया परफॉर्मेंस है बहुत इंकरेजिंग नहीं रही है। ही इज देयर एट 906 बट रिजवान इज ऑलरेडी एट 811 सो अगर आई एम अर्जिंग दीस टू कि आपके पास मौका अच्छा है, प्लीज टॉप पे आ जाएं। बिल्कुल आ सकते हैं। वी नीड अ गुड न्यूज़। अच्छा जी, ये तीनों बाय द वे फॉर्मेट्स की रैंकिंग है ना जिसकी हम बात कर रहे थे। खैर, हमने न्यूजीलैंड की सीरीज़ की अभी बात की, तो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारियों का हो गया है आगाज़ और होटल में जिम सेशन में हिस्सा लिया खिलाड़ियों ने। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल से कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी और एक रोज़ मुकम्मल आराम के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद आराम भी चाहिए होता है। पाकिस्तान के दौरे पर आई न्यूजीलैंड टीम ने होटल में जिम सेशन में हिस्सा लिया। कीवी खिलाड़ी जिम में भरपूर ट्रेनिंग करते रहे, मतलब जिम में तो हम भी ट्रेनिंग करते हैं बट इनकी डिफरेंट लेवल की होती होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का आज क्रिकेट सेशन स्केड्यूल नहीं था और दोनों टीमें होटल में रहे। भाई निकल आओ, शायद मौसम नहीं अच्छा होगा। रात में सहरी से पहले क्रिकेट खेलें। हाँ, पूरा मुल्क खेल रहा है तो आप भी खेल जाके। वैसे थोड़ा सा ना ये गुडविल किस्म का इनको स्ट्रीट क्रिकेट खेलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका है, पीसीबी शुड प्लान इनको कहीं लेके जाएं स्ट्रीट क्रिकेट जहाँ बच्चों के साथ हो रही हो, कोई प्लान इवेंट से करें, उसकी अच्छी वीडियो शूटिंग बनाएं। ये जो जनून की हद तक क्रिकेट कहां से आ रहा है, ये किधर है और कहां? ऑब्वियसली एवरीबॉडी कैन नॉट मेक इट। रमजान जहां लोग 16 घंटे का रोजा रख रहे हैं फिर भी रात को तरावियों के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। ये न्यूजीलैंडर्स हमारे मेहमान आए हैं, इन्हें दिखाएं हमारे गली कूचों में ले जाकर। और हमारे लोकल ग्राउंड्स में लोकल लेवल पे बहुत क्रिकेट हो रही है, तो वो जाके कोई गली क्रिकेट बिल्कुल वो भी तो वो आप जाके विटनेस करें। आई थिंक कि जब अब हो जाना चाहिए कि जब ये फॉरेन प्लेयर्स हमारे यहाँ आते हैं तो उनको जरा क्रिकेट से हटके भी और चीज़ें जरा तो क्रिकेट से ही जुड़ा पैशन बट नॉट सो प्रोफेशनल वो भी दिखाएं। ओके, आई सेड इट। आगे अब टाइम खत्म हो गया है, सो दैट इज़ इट। हाँ, दैट इज़ इट। और हमने आपसे ये कहना है कि गर्मियाँ बहुत हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि बिजली बचाएं, क्योंकि जो बिल आ रहे हैं वो आपको इस गर्मी से ज़्यादा सताएंगे। That's so true. We're going to see you tomorrow. Bye.